नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। अपडेट एट 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। 4 वर्षों में नल जल कनेक्शन की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर हुई 13 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलता के लिए जन भागीदारी को बताया महत्वपूर्ण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोटा की कोचिंग छात्रों से संवाद कर दिया संदेश, असफलता देती है सफलता की सीख। कोई भी महान काम एक प्रयास में संभव नहीं। G20 सम्मेलन की तैयारियां हुई पूरी। सम्मेलन के लिए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों का भारत पहुंचना शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को पहुंचेंगे नई दिल्ली। चीन ने G20 शिखर सम्मेलन की भारतीय मेजबानी का किया समर्थन। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार। भारत आसियान सम्मेलन में सम्मिलित होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे जकार्ता। G20 के कई सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। और भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 170 बख्तरबंद रिकवरी वाहन खरीदने की प्रक्रिया की शुरुआत की। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के ढांचे का रखा जाएगा विशेष ख्याल। और अब बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 4 वर्षों में नल जल कनेक्शन की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ होने पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और जीवन में आसानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के झांसी में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जन भागीदारी के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इस नेक काम में शामिल सभी लोगों को बधाई भी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी साझा किया है। G20 से अब पानी घर घर आता है, जल जीवन से अपना नाता है। पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले, और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पानी रे पानी, हाँ पानी रे पानी, दर दर हम पानी तक जाते थे, अब पानी घर घर आता है, जल जीवन से अपना नाता है। ज़मीन बर्फ से पिघलता पानी, गहराइयों से निकलता पानी, G20 से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित शिखर सम्मेलन कल से शुरू हो चुका है। ये सम्मेलन 7 सितंबर तक जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है। 7 सितंबर को भारत आसियान की बैठक होगी, जिसमें भारतीय पक्ष की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आसियान में हिस्सा लेने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे G20 देशों के सदस्य देशों के नेता भी वहां होंगे। माना जा रहा है कि इन नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता में G20 अहम हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री की ये यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के आमंत्रण पर कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री 20वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
ये वर्ष 2022 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय रिश्ते को समग्र रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली बैठक होगी। इसमें द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से विमर्श होगा और भावी सहयोग का एजेंडा तय किया जाएगा। जबकि ईस्ट एशिया सम्मेलन में भारत उन 8 देशों के साथ शामिल होगा जिसे आसियान देशों ने अपना रणनीतिक साझेदार तय किया है। इसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा खास तौर पर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 7 सितंबर गुरुवार को भारत आएंगे। वार्ता से पहले जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत की संभावना है। मंगलवार को ये जानकारी व्हाइट हाउस ने दी। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। On Thursday, the President will travel to New Delhi, India to attend the G20 Leaders Summit. On Friday, President Biden will participate in a bilateral meeting with Prime Minister Modi of the Republic of India. And on Saturday and Sunday, the President will participate in the official sessions of the G20 Summit. As the President heads to the G20, he's committed to working with emerging market partners to deliver big things together. That's what we believe the world will see in New Delhi this weekend. The United States' commitment to the G20 hasn't wavered, and we hope this G20 summit will show that the world's major economies can work together even in challenging times. So as we head into New Delhi, our focus is going to be on delivering for developing countries, making progress on key priorities for the American people, from climate to technology, and showing our commitment to the G20 as a forum that can actually, as I said before, deliver. And thanks to the leadership of Prime Minister Modi and India's presidency, we hope we'll be able to do all of those things. We're also looking forward to warmly welcoming the African Union as a permanent member of the G20, the newest permanent member. We believe that the African Union's voice will make the G20 stronger. G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों का नई दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। वे शिखर सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधिमंडल के पहले प्रमुख हैं। हवाई अड्डे पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति टिनुबू की ये पहली भारत यात्रा है। चीन ने 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन पर कहा है कि हम इस साल के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में भारत का समर्थन करते हैं और G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीन इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले हाई प्रोफाइल वैश्विक सम्मेलन की सफलता के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीन के प्रवक्ता ने कहा कि चीन हमेशा G20 समूह को अहमियत देता है। वो प्रासंगिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लेता है। उन्होंने 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन पर कहा कि हम इस साल के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में भारत का समर्थन करते हैं और G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और चीन भारत संबंध कुल मिलाकर स्थिर हैं। हमारे दोनों पक्षों ने विभिन्न स्तरों पर बातचीत और संपर्क बनाए रखा है। इससे दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों के साझा हितों की पूर्ति होती है। हम द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली क्विंग चीन का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में सिर्फ 4 दिन शेष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों के लिए स्वागत के लिए तैयार है। आइए देखते हैं G20 के अब तक के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहभागिता की एक झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व में भारत G20 अध्यक्षता के अंतिम दौर में है। आइए एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री के अब तक के G20 सफर पर। (2014) ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया।
2015 एंटलिया तुर्की, 2016 हांगझाऊ चाइना, 2017 हैम्बर्ग जर्मनी, 2018 बुएनोस आयरिस अर्जेंटीना, 2019 ओसाका जापान, 2020 सऊदी अरेबिया, 2021 रोम इटली, 2022 बाली इंडोनेशिया। तीन दिन बाद दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। आयोजन स्थल को भव्य तरीके से सजाया गया है। आयोजन स्थल के बाहर भगवान शिव के नटराज स्वरूप की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। नटराज की ये प्रतिमा सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है। ये प्रतिमा 20 टन वजनी और 27 फीट ऊंची है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने दिल्ली में शिक्षकों को उनके बेहतर योगदान के लिए 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अध्यापन कार्य में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए वो चाहती हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो। छात्राओं और अध्यापिकाओं को प्रोत्साहित करना महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्र निर्माण के रूप में आप सबके महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। शिक्षकों के प्रति समुचित सम्मान के भाव को बढ़ाने के लिए इस नीति में अनेक प्रावधान किए गए हैं और उन पर कार्य भी किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को समझना और उन क्षमताओं को विकसित करने में बच्चे की मदद करना शिक्षकों का कर्तव्य है। बच्चे की मदद करने के लिए शिक्षकों में बच्चे के प्रति संवेदनशीलता होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षक और विद्यार्थी चरक, सुश्रुत और आर्यभट्ट से लेकर पोखरण और चंद्रयान 3 तक की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और उनसे प्रेरणा लें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार माना गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारी शिक्षा नीति भारतीय संस्कारों और गौरव से जुड़ने को प्राथमिकता देती है। भारत की प्राचीन तथा आधुनिक संस्कृति, ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं से प्रेरणा प्राप्त करना भी हमारी शिक्षा नीति का स्पष्ट सुझाव है। हमारे शिक्षक और विद्यार्थी चरक, सुश्रुत तथा आर्यभट्ट से लेकर पोखरण और चंद्रयान 3 तक की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, उनसे प्रेरणा लें तथा बड़ी सोच के साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को अपनी कोटा यात्रा के दौरान शहर के विभिन्न संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। बाद में उपराष्ट्रपति ने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पूर्व छात्रों से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से भारतीय होने पर गर्व और हर हाल में राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे तनाव न लें और असफलता से डरे नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपनी रुचि और एप्टीट्यूड के अनुसार करियर चुनना चाहिए। Behave like a river. Don't be a canal.
Canal is drawn on the paper. It is cemented. साइड में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, कहते हैं तो ही फायदा होता है. रिवर मेंडियर्स सर्व द सोसाइटी एट लार्ज. कितने लैंड को इम्पैक्ट करती है. सिविलाइजेशंस ग्रो होती हैं, विच मीन्स डू एज पर योर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड. डोंट बी ड्रिवन बाई फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स कि उसने करिश्मा कर लिया तो मैं वही करूंगा ना. डेस्टिनी विल टेक यू वेयर यू विल गो, बट यू हैव टू बी इन द राइट ग्रुप. ये आपको करना. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमत होना न होना आपका विवेक है, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आवश्यक है कि चर्चा और विमर्श हो. Don't reject other point of view. You hear it, understand it. It is not necessary that you accept it. पर एक मुद्दा आया, वन नेशन वन इलेक्शन, कह रहे हम चर्चा ही नहीं करेंगे. अरे भाई, चर्चा करना आपका काम है, एग्री करना न करना आपका विवेक है. डेमोक्रेसी में चर्चा नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कहां है. डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक एसेंस रिक्वायर डिस्कशन, डेलिब्रेशन. वो नहीं करेंगे तो आपका करियर कैसे सुधरेगा. वी ऑल हैव टू वर्क इन अ मैनर कि आप लोगों का भविष्य. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत अब बदल गया है. भारत विश्व की आशा का केंद्र है. उन्होंने आज के युवाओं को 2047 के भारत का भावी योद्धा बताया. उपराष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के कोटा में शिक्षकों, केंद्र और राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अभिनंदन किया. इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अब बदल गया है और ये विश्व की आशा का केंद्र है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर उपलब्ध हैं. भारत में स्टार्टअप के लिए परिवेश तैयार हो रहा है. आज भारत विश्व की आशा का केंद्र है, इनोवेशन और निवेश का केंद्र बनकर उभरा है. मैं कोटा के अंदर बहुत उम्मीद लेकर आया हूं. यहाँ का नवयुग बहुत जागरूक है. देश के नवयुग यहाँ आते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं. दे आर फुट सोल्जर्स, दे आर द आर्मी, दे आर अ टीम जो अपने कंधों पर भारत को 2047 में बुलंदी पर ले जाएगी, जब हम आजादी के 100 साल मना रहे होंगे. एंड दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत फ्रेजाइल 5 से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस प्रगति को जनता के पुरुषार्थ ने संभव किया. उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के बावजूद भी चंद लोग इसका विरोध कर रहे हैं. 10 साल पहले एक हालात थे और दुनिया में कहा जाता था कि 5 देश ऐसे हैं जो फ्रेजाइल 5 हैं. फ्रेजाइल, छुओगे तो टूट जाएंगे, कमजोर हैं, खड़े नहीं हो सकते, निर्बल हैं. और वो देश थे भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, टर्की और इंडोनेशिया. 10 साल पहले ये 5 देश दुनिया पर बोझ बने हुए थे. दुनिया को चिंता थी कि कब ये चरमरा जाएंगे. और आज के दिन भारत 5 महाशक्तियों में से एक है. सितंबर 2022 का वो दिन जब भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनी. और कहते हैं न, सोने में सुहागा,
हमने पछाड़ा किनको? उन अंग्रेजों को जिन्होंने हम पर सैकड़ों साल राज किया। यह जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के अंदर नीम के पत्थर का काम करने वाले लोग मेरे सामने हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपने पौध की रचना की कि यह सेवानिवृत्त सम्मान समारोह के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शिक्षक जिंदगी भर के तप और समर्पण से ऐसे क्षमतावान और संस्कारवान विद्यार्थी तैयार करते हैं जो देश के नव निर्माण का बीड़ा उठाते हैं। आपके अनुभव, आपका ज्ञान, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है, इस नई पीढ़ी को मिले, ताकि ये नौजवान नई पीढ़ी जिसका सपना विकसित भारत बनाने का है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इस देश को विकसित बनाने का सपना हर भारतीय को करना है, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो। जब हम सामूहिक मिलकर काम करेंगे तो हम विकसित भारत बनाएंगे। दुनिया के अंदर हर आपदा और चुनौतियों का समाधान इस भारत की धरती से निकलेगा। और ये हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने कि एक कुशल नेतृत्व ने किस तरीके से दुनिया के अंदर कोई आपदा चुनौतियों का अगर रास्ता बताने का काम कर रहा है तो भारत की धरती कर रही है। भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 170 बख्तरबंद रिकवरी वाहन यानी ARV खरीदने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू की। अधिकारियों ने कहा कि ARV की खरीद मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के ढांचे के तहत की जाएगी। 170 ARV की खरीद के लिए सूचना के लिए अनुरोध या प्रारंभिक निविदा मंगलवार को जारी की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए 6 करोड़ 98 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनमें से 6 करोड़ से अधिक प्रोसेस भी किए जा चुके हैं। आयकर और कॉरपोरेट कर से संबंधित शीर्ष निकाय CBDT ने बताया कि कुछ आयकर रिटर्न के मामले में करदाताओं की तरफ से कुछ जानकारी न मुहैया कराने या जरूरी कदम न उठाने से विभाग उनका प्रसंस्करण नहीं कर पा रहा है। CBDT ने स्पष्ट किया कि आयकर विभाग त्वरित और कुशल तरीके से आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 सितंबर 2023 तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए 6.98 करोड़ ITR में से 6.84 करोड़ ITR सत्यापित किए जा चुके हैं। CBDT के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल किए गए कुल ITR में से लगभग 14 लाख रिटर्न को करदाताओं ने अभी तक सत्यापित नहीं किया है। इसके अलावा विभाग ने 12 लाख करदाताओं से आय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी मांगी है। इस संबंध में उन्हें ई-फाइलिंग खातों से अवगत करा दिया गया है। आयकर विभाग ने 2.45 करोड़ से अधिक रिटर्न जमाकर्ताओं को रिफंड जारी कर दिया है। आयकर रिटर्न जमा करने के बाद उसका सत्यापन करना जरूरी होता है। उसके बाद ही आयकर विभाग उस रिटर्न का प्रसंस्करण करता है और रिफंड संबंधी दावों का निपटारा करता है। चलते चलते बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 6 सितंबर साल 2018 को भारत ने 150 साल से ज्यादा पुराने कानून में ऐतिहासिक संशोधन किया। आज ही के दिन भारत की सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिक यौन संबंधों को वैध करार देकर धारा 377 को रद्द कर दिया था। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक यौन संबंध अब एक आपराधिक कृत्य नहीं है। कोर्ट के इस फैसले ने अदालत के उस पुराने फैसले को पलट दिया जिसमें औपनिवेशिक युग के कानून को बरकरार रखा गया था। 6 सितंबर साल 2005 को परमवीर चक्र विजेता मेजर धन सिंह थापा का निधन हुआ। मेजर थापा उन 21 भारतीय जांबाज सैनिकों में से एक हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया।
इन्हें यह सम्मान साल 1962 में चीन युद्ध के बाद मिला था। मेजर थापा अगस्त 1949 में भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल्स में अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर थापा ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। युद्ध के दौरान लद्दाख में इनकी पोस्ट चीनी हमले की चपेट में आ गई थी। अप्रैल 1928 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे मेजर धन सिंह थापा का साहस, विशिष्ट वीरता और नेतृत्व क्षमता सेना की उच्चतम परंपराओं में थे। 6 सितंबर साल 1968 को स्वाजीलैंड ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हुआ। इस देश पर ब्रिटेन ने साल 1903 से शासन किया था। स्वाजीलैंड का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ इस्वातिनी है। इस्वातिनी का मतलब है स्वाजियों की भूमि। यह देश दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। स्वाजीलैंड अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है। यहाँ के राजा मस्वाती तृतीय ने इसका नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की थी।